सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म करने के लिए कैबिनेट ने पिछले ही महीने बड़ी धनराशि मुहैया कराई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उस बैठक में सरकार ने ऐसे 40,000 लोगों के पुनर्वास का इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। अगर सरकार के मंसूबे समय पर पूरे हुए तो इस साल तक देश के इस कुप्रथा का खात्मा हो सकता है, जो लोगों को जलालत भरी जिंदगी जीने को विवश कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि देश छुआछूत की कुप्रथा से मुक्त हो जाए। उन्होंने इसके लिए मैला ढोने वाले और दूसरी छोटी जाति को हरिजन का नाम दिया। हरिजन यानी भगवान के प्रिय। इन जातियों में मैला ढोने वाले लोग नर्क का जीवन जीते थे और ये प्रथा हमारे देश में थी कि एक इंसान दूसरे इंसान का मैला ढोता था और उस पर ये सितम कि उन्हें अछूत और नीच कहा जाता था। अब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बदल गई, क्योंकि जो आदमी हमसे इतनी नफरत करते थे, हमारी छाया से भी दूर रहते थे और हमारे को दूर से पानी पिलाना, ऊपर से खाना देना। आज वही जो हम सामान बनाते हैं, नई दिशा के नाम से हमारा सेंटर खुला हुआ है अलवर में। वहाँ पर हम अचार, पापड़, जवे, बत्तियाँ और कॉटन की बत्तियाँ बनाते हैं जिससे पूजा होती है। वो सब खरीद कर ले जाते हैं बड़ी जात के लोग, जैसे पंडित होते हैं, बनिया और भी कास्ट होती बहुत, वो सब सामान को खरीद के ले जाते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता। और इतना ही नहीं, इन लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी मैला ढोने का काम करती थी। पढ़ाई लिखाई की उम्र में छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप का इस काम में हाथ बटाते थे और बड़े होकर यही इनका पेशा बन जाता था। मुझे बहुत गंदा लगता था, उल्टी आती थी, चक्कर आते थे, मुझे बहुत ही गंदा लगता था। एक दिन हमारे पाठक सर है, हमारे मोहल्ले में गए, उन्होंने हमसे कहा कि भैया आप ये गंदगी का काम क्यों करते हो? हमने बोला हमारे लिए कोई काम ही नहीं है, हमारे लिए तो यही काम है। अभी क्या करती हैं आप? अब तो हम सुलभ में काम करते हैं, बहुत अच्छा काम मिला है हमको। अचार, पापड़, जवे, ब्यूटी केयर का काम, कढ़ाई का सब करते हैं हम। पैक भी बनाते हैं और जो अचार पापड़ हम बनाते हैं ना, उसको सब लोग खाते हैं। पहले तो हमसे छुआछूत करते थे, आज सब लोग खाते हैं हमारा हाथ का बना हुआ, हमें बहुत अच्छा लगता है। सदियों से चली आ रही इस अमानवीय कुरीति के कारण भारत की छवि मानवाधिकार के क्षेत्र में धूमिल हुई थी। कई बार भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली में कई देशों ने भारत के खिलाफ मोर्चा भी खोला था। आशा खुर्सा के साथ स्पेशल ब्यूरो। And according to UNICEF, India is second only to Nepal in Asia in terms of the number of people who have no access to improved sanitation and hygiene. Approximately 665 million Indians, the bulk in rural areas, defecate in the open. This is more than half the total global figure. Surprisingly, in China, the world's most populous country, only 37 million people defecate in the open. The situation poses a serious problem for young girls. Many girls are compelled to drop out of school once they reach puberty because of inadequate lavatories and access to hygiene, which is so essential for them. In the process, a vast fund of potential, talent and human resource goes waste. India cannot reach its full economic potential unless they do something about this sanitation crisis, says Clarissa Brookley-Hurst, UNICEF's New York-based Chief of Water, Sanitation and Hygiene. This unhealthy practice takes a heavy toll on human death. Daily, nearly 1,000 children below age 5 in India succumb to diarrhea, hepatitis, causing pathogens and other sanitation-related diseases. In 2006, a National Family Health Survey found that half of India's schools don't have separate toilets for males and females, forcing young women to use unisex facilities or nothing at all. Consequently, only 22% of girls are able to finish 10 or more years of schooling as compared with 35% of boys. Bureau Report, Focus TV. And now we are joined by Suman Chahar, who is the Honorary Advisor to Sulabh International. Welcome. Now tell us, what is the current position of manual scavengers in the country? Exactly,
लगभग 18 स्टेट्स में हैं अभी भी मैनुअल स्कैवेंजर्स, जिनकी की संख्या लगभग 82,000 के आसपास है। अब क्योंकि गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं 40,000 के आसपास, पर वैसे देखा जाए तो 80,000 के आसपास जो है वो आंकड़े हैं, जो कि अभी जिनको रिहेबिलिटेट बिहार, राजस्थान, इनमें बहुत ज़्यादा भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं जो कि अभी काम कर रहे हैं। जी सुमन जी, आपको क्या लगता है क्यों भारत में अभी भी मैला ढोने की जैसी कुप्रथा मौजूद है? अब ये तो प्रथा जो है बहुत पुरानी प्रथा है, आज की नहीं है, इसको हजारों साल पुरानी प्रथा है। और इसकी जो हिस्ट्री है वो इतनी पुरानी है कि मुगल पीरियड्स और उससे बाद में जो है फिर धीरे धीरे जब लोगों ने अपने घरों में बकेट प्रिवी बनानी शुरू कर दी कि लेडीज बाहर नहीं जाएंगी शौचालय के लिए, उनको तो घर में ही शौच करना है। और जो समाज की जो निम्न जाति का आदमी औरत है वो आकर के उसको साफ करेगा, मतलब इतनी घिनौनी प्रथा जिसपे कि कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और उसको हम लोग जो है, जो आदमी हमारे लिए इतना बड़ा काम कर रहा है उसी को हम कहते हैं कि ये अछूत है, ये समाज में सबसे नीची जाति का है। तो इसका तो मतलब, और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर भी होता चला गया। जैसे जो इनके कस्टमरी राइट्स होते हैं जिसको हम वृत्त बोलते हैं हिंदी में, और जैसे सास अपनी बहू को देगी, फिर वो बहू अपनी बहू को देगी, तो ये जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता चला जाता है। इवन माँ अपनी बच्ची को बचपन से सिखाती है कि तुम मेरे साथ चलो और चल के देखो ये काम कैसे करते हैं, ताकि तुम्हें भी अगले घर में जाके करना है। जिस बच्चे को स्कूल में जाना चाहिए वो आज वो अपनी माँ के साथ ये काम सीखता है। तो ये तो बहुत ही बड़ी कुप्रथा है। हमारी संस्था सुलभ इंटरनेशनल ने, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक साहब ने इनकी महिलाओं के लिए सेंटर खोला और अलवर को हमने स्कैवेंजिंग फ्री सिटी डिक्लेयर किया संस्था ने, और हम अलवर और टोंक में काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार भी बहुत काम कर रही है। अभी सरकार की जो नई पॉलिसी है कि इनके लिए इतना फंड अवेलेबल कराए सरकार ने, तो ये तो बहुत अच्छा है कि फटाफट से सभी जो स्कैवेंजर्स जो इसमें लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं इस काम से, वो खत्म, अपने दूसरे काम पुनर्वास हो जाएगा उनका, और वो भी एक बहुत इज्जत भरी जिंदगी जिएंगे। हमारी संस्था ने तो इसका बहुत स्वागत किया है। राइट। Suman ji, as you were saying, it's not 40,000 but around 82,000 scavengers who have to be rehabilitated, but the government has given money only for 40,000, which also is not being used for their rehabilitation. What do you see the future of these scavengers if the money is not reaching them and not helping their rehabilitation? Actually, rehabilitation is basically इसके दो पार्ट है। एक तो है कि जिनके घर में ये बकेट प्रिवीज बनी हुई है, जहाँ ये काम करने जाते हैं, वहाँ पे शौचालय का निर्माण होना चाहिए, जो कि सुलभ इंटरनेशनल जो है यही नीति अपनाता है कि हम वहाँ पे कन्वर्जन करेंगे, साथ में हम जो है उसको महिला या पुरुष जो भी उसमें लिप्त है उसको हम ट्रेनिंग देंगे, और जिससे कि वो एक नया जीवन अपना शुरू कर सके, उसका बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो पैसा इनके लिए अलॉट हुआ है वो इन तक पहुंचना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। आज इतने साल हो गए आजादी को, देश को आजादी मिले हुए, हमें विश्वास नहीं होता है कि आज भी हम इतने सालों बाद भी एक कुप्रथा के साथ भी समाज जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ है। हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रथा को खत्म करें और उनको भी मौका दें कि वो भी जो है एक इज्जत भरी जिंदगी जिए, और समाज बिल्कुल उन्हें भी पूरा हक है कि वो भी इज्जत भरी जिंदगी जिए। आपसे चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। आज से 40 साल पहले डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने बिहार से मैला ढोने की कुप्रथा को खत्म करने का बीड़ा उठाया था, और उनकी ये मुहिम देश के कोने कोने में फैल गई, और आज सरकार के इस फैसले का वो स्वागत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी आशा खोसा ने उनसे बात की। हमारे साथ हैं बिंदेश्वरी पाठक जी, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, जिन्होंने बहुत सारे हजारों महिलाओं पुरुषों की जिंदगी बदल दी। वो पुरुष जो कल तक मैला ढोते थे। बिंदेश्वरी पाठक जी, आपका स्वागत है फोकस टीवी में। आप हमें ये बताइए कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसका क्या मतलब है?
हाँ, ये अब है इतिहास बदलने वाला है कि 5000 वर्ष की जो पुरानी प्रथा थी, जिसमें कुछ लोगों को अपमान के साथ जीवन जीना पड़ता था, गंदा काम करते थे वो लोग, है नहीं, कभी भी उनको कोई अच्छा ही बात नहीं कहता था, तो वो वास्तव में प्रथा समाप्त हो रही है कि इससे ज्यादा खुशी के बाद इस आजाद देश में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये बात सही है, ये बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस बात के। और क्या अहम फैसले सरकार ने इस सिलसिले में लिए हैं अभी हाल ही के महीनों में? देखिए, सैनिटेशन एज सच, इसका बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। 2006 में मैं प्रधानमंत्री से मिला था, उनसे कहा था कि बैंक का लोन मिलना चाहिए शौचालय बनाने के लिए, तभी जाके सही शौचालय बन सकता है और अधिक से अधिक लोगों को शौचालय पहुंच सकता है। और वो जारी हो गया। रिजर्व बैंक ने वो गाइडलाइंस दे दिया कि जो आदमी शौचालय बनाना चाहे उसको 50,000 तक ऋण मिल सकता है और सूद कितना है 4%। पाठक जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जब आपने इन लड़कियों को, इन औरतों को रिहेबिलिटेट किया, उसके बाद क्या अनटचेबिलिटी खत्म हो गई? ये मैला धोने के प्रोफेशन से जब निकली तो समाज में क्या अनटचेबिलिटी इफेक्टिवली खत्म होगी क्या? अब देखिए, इसमें क्या है ना, इस दो बातें हैं। ये जो महिलाएं हैं वो तो यहाँ पर खड़ी हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं कैसा उनको फील हो रहा है। क्योंकि पहले तो उनको था कि एक महिला इसमें है जो बैंक में गई पहली बार, तो टेप में जाके पानी पिया, उसने पूछा भाई क्यों पानी क्यों पिया? बोला कि नहीं, पहले नल से पानी पीने का मुझे अलाउड ही नहीं था, तो पहला काम हमने किया कि नल में जाके पानी पिया। तो इनको तो कितनी खुशी हो रही है तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि गाँव में अभी भी थोड़ी प्रथा छुआछूत चल रही है और सामाजिक है, वो कानून में तो नहीं है, कानून खत्म हो गया है, लेकिन सब साथ खाना खाए, सब साथ मंदिर जाए, कुएं में पानी भरे, तालाब में नहाए, ये कराने का प्रयास होना चाहिए ताकि छुआछूत दूर हो सके। बहुत धन्यवाद फोकस टीवी से बात करने के लिए। ये थे बिंदेश्वरी पाठक जी, जिन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल छुआछूत की प्रथा खत्म ही हो जाएगी पूरे भारतवर्ष में। कैमरामैन प्रदीप के साथ आशा खोसा फ्रॉम न्यू दिल्ली।